सुर्खियों में। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के समाचार एकांश भोपाल से प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम सुर्खियों में। आज का विषय है परीक्षा के दौरान तनाव प्रबंधन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 जनवरी 2024 को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के 7वें संस्करण के दौरान छात्र छात्राओं, शिक्षकों और अभिभावकों से बातचीत की। परीक्षा में चर्चा कार्यक्रम पहली बार साल 2018 में मनाया गया था। इस कार्यक्रम में देश विदेश दोनों के ही छात्र, शिक्षक और अभिभावक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ परीक्षाओं और स्कूली जीवन से संबंधित चिंताओं पर चर्चा करते हैं, जिसके बारे में प्रधानमंत्री उन्हें सलाह देते हैं, जिससे वे अपने जीवन में चुनौतियों का सामना कर सकें। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में छात्र छात्राओं से बातचीत करते हुए कहा कि हेल्थ साइंस के मुताबिक जीवन में प्रॉपर नींद लेना बहुत आवश्यक है। रील्स देखकर हम समय और नींद दोनों खराब करते हैं। उन्होंने तनाव को कम करने के सवाल पर कहा कि हमें अपने मन को खुद से तैयार करना होगा। दबाव को कम करने के लिए हमें अपने तरीके से ही मन को जीतना होता है। दबाव के प्रकार की बात करें तो इसमें खुद के द्वारा तैयार किए गए गोल ही सबसे बड़ा दबाव का कारण बन जाते हैं। इसलिए हमें धीरे धीरे बिना दबाव के, बिना प्रेशर के चीजें करनी चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल परीक्षाओं का दौर चल रहा है और बोर्ड के एग्जाम्स तो प्रारंभ भी हो चुके हैं। बच्चे तनाव भी लेते हैं और कई बार ऐसा भी होता है कि वो डिप्रेशन का शिकार भी हो जाते हैं। आज के हमारे विषय परीक्षा के दौरान तनाव प्रबंधन पर चर्चा करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है शासकीय सुभाष उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय भोपाल के प्राचार्य श्री सुधाकर पाराशर जी को। पाराशर जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम सुर्खियों में। धन्यवाद सर। जैसा कि अभी परीक्षाओं का दौर चल रहा है और बोर्ड के एग्जाम्स तो शुरू भी हो चुके हैं, ऐसे में हमारा आज का जो विषय है कि परीक्षा के दौरान तनाव प्रबंधन, तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे आज के इस विषय पर सबसे पहले प्रकाश डालें। सबसे पहले तो मैं आज के युग में जो विद्यार्थी परीक्षा दे रहे हैं और ऐसे अभिभावक जिनके पुत्र या पुत्री परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं, उनको बहुत बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ। और मानता इसलिए हूँ कि इस विषय को आज देश के मुखिया स्वयं महत्वपूर्ण मानते हैं और स्वयं मार्गदर्शन देने के लिए आगे आते हैं। हम सब भी जब परीक्षा देते थे तो यह तनाव होता था जी, किंतु उस समय इस विषय को उतना महत्व नहीं दिया जाता था जी। और मुझे लगता है कि आज के जो विद्यार्थी हैं वो सौभाग्यशाली हैं कि उन्हें कई फोरम पर माननीय प्रधानमंत्री जी मार्गदर्शन दे रहे हैं। उसके अतिरिक्त माध्यमिक शिक्षा मंडल की हेल्पलाइन पर मार्गदर्शन दिया जा रहा है। विभिन्न विद्यालयों में भी इस तरह के काउंसलर्स नियुक्त किए जा रहे हैं, वहाँ शिक्षकों के द्वारा काउंसलिंग कराई जा रही है। तो पहली तो ये कि इस विषय को महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि हाँ, परीक्षा के दिनों में विद्यार्थियों पर तनाव होता है। ये महत्वपूर्ण है कि हमने ये माना जी। बिल्कुल। अब ये माना है तो हमें इसका हल भी निकालना होगा जी। क्योंकि निश्चित रूप से जो विद्यार्थी हैं और विशेष रूप से जो 10वीं और 12वीं की परीक्षा दे रहे हैं, वो अभी इस उम्र के पड़ाव पर हैं कि उनके भीतर आशाओं और आकांक्षाओं का एक पूरा खुला आसमान और पूरा समुद्र हिलोरे ले रहा है जी। सब कुछ कर डालना चाहते हैं और लेकिन उनकी तैयारी और उन्होंने जो पूरे वर्ष श्रम किया है उसकी अपनी सीमा है। इन दोनों के बीच में उनको सामंजस्य बनाना है। तो मुझे लगता है इस तनाव प्रबंधन में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है पालक की, अभिभावक की, माता पिता की, और उतनी ही भूमिका है उन विद्यार्थियों के शिक्षकों की, प्राचार्यों की, कि उनका उचित मार्गदर्शन करें। जी, जैसे कि सर आपने कहा कि अभी ये जो विषय है वो संज्ञान में अधिक आया है और हम इस पर ध्यान भी दे रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी भी बहुत गंभीरता से इस विषय को लेते हैं ताकि हमारे देश का भविष्य उज्जवल हो सके। जब पहले भी परीक्षाएं होती थी, बच्चे परीक्षा देते थे, पहले के पाठ्यक्रम में आज के पाठ्यक्रम में भी काफ़ी अंतर है। तो क्या पहले भी ये तनाव की स्थिति निर्मित होती थी या जो आज तनाव की स्थिति अधिक बढ़ गई है? मुझे लगता है कि हर परीक्षा के दौरान हर व्यक्ति को तनाव होता है जी। वो व्यक्ति किसी भी उम्र के पड़ाव पर हो और किसी भी तरह की परीक्षा दे रहा हो। और मुझे लगता है ये तनाव कुछ दृष्टि से ठीक भी है
यदि वह निश्चित सीमा में हो, क्योंकि कई बार वह जो तनाव है वह हमें अपना सर्वोत्तम प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित भी करता है। बट मुश्किल तब होती है जब यह तनाव अपनी सीमा लांघ देता है और वह उस श्रेणी तक पहुंच जाता है जहां हम श्रम करने के बजाय शॉर्टकट ढूंढने लगते हैं, ऐसे तरीके ढूंढने लगते हैं जहां से सफलता तो मिले किंतु उसके पीछे उतना श्रम ना हो, जहां हमको उपलब्धि तो मिले किंतु उसके पीछे उतना परिश्रम न किया गया हो, तब यह तनाव अधिक खतरनाक हो जाता है। दूसरी ओर ऐसे विद्यार्थी जिनके घरों में इस तरह का माहौल बना दिया जाता है कि आपके इतने नंबर तो आना ही चाहिए, आपसे इतनी अपेक्षा तो है ही, मुझे लगता है यह कई बार उस नन्ही जान पर अतिरिक्त बोझ डालता है। जी बिल्कुल। कि उससे उस तरह की अपेक्षाएं करना जो वो अपना सर्वोत्तम करके भी वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है। हर व्यक्ति की अपनी सीमाएं हैं। ईश्वर ने सबको अपने अपना क्षेत्र दिया है। जरूरी नहीं कि एक व्यक्ति जो पढ़ने में उतना अच्छा न कर पाया हो वह जीवन की अन्य क्षेत्रों में सफल हो सकता है उसके लिए कोई दूसरी राह देख रही हो सकता है उसके लिए कोई दूसरा क्षेत्र बनाओ जहां वो अपना परचम लहराएगा। तो हमें यह केवल मानना कि परीक्षा में ही सर्वोत्तम करना उसके लिए सर्वोत्तम है, इससे थोड़ा सा अलग सोचना पड़ेगा, विशेषकर अभिभावकों को। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि हम सबको इस बात पर ध्यान देना चाहिए और भी क्षेत्र हैं जिसमें बच्चे आगे जा रहे हैं और तनाव तो निश्चित रूप से होता है और उसका निवारण हमेशा करना चाहिए। जैसा कि तनाव के अगर कारणों पर चर्चा की जाए सर, तो आप सबसे प्रमुख कारण किस बात को मानते हैं? मुझे लगता है जो पहला तनाव का कारण होता है वह होता है कि जो हमारी तैयारी है उससे अधिक अंकों की अपेक्षा। जी, ये मूल कारण होता है। जब विद्यार्थी साल भर पढ़ता है तो मैं ऐसा मानता हूँ शिक्षक के नाते कि उसको यह पता होता है कि मेरी तैयारी इस बार किस स्तर की है, किंतु कई बार दोस्तों के साथ, कई बार परिवार के साथ, कई बार शिक्षकों के साथ मिलकर के एक ऐसा वातावरण निर्मित होता है कि वह बेचारा कह नहीं पाता कि इस बार मेरी उतनी तैयारी नहीं है जो आप अपेक्षा कर रहे हैं जी। और वह अपना सर्वोत्तम देने का प्रयास करता है। इन्हीं कारणों से जब परीक्षा हॉल में उन 3 घंटे में जहां उसे पूरे वर्ष भर अपने किए गए श्रम को उन 3 घंटों में उस कॉपी पर लिखना होता है, उस दौरान कोई चूक हुई, कोई गलती हुई और उसके कारण उसे फिर उस वक्त सिर्फ एक चीज नजर आती है कि इसका दोषी मैं हूं। मुझे लगता है ये सबसे खराब स्थिति होती है। वही विद्यार्थी जब एग्जाम हॉल के बाहर आता है तो पूरे उस घटनाक्रम का दोष वो अपने भीतर ढूंढ रहा होता है और ये तनाव का सबसे बड़ा जिसे कहना चाहिए बुरा परिणाम है। और ऐसे में वो बच्चा फिर न किसी से अपनी बात कह पाता है, न किसी से अपनी चीजें शेयर कर पाता है और बहुत कुछ अंदर 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 दबाए रहता है अपने भीतर, जो आगे चल के अवसाद का कारण बनता है। तो मुझे लगता है कि ऐसे विद्यार्थियों की पहचान करना, हो सकता है आपका पुत्र और पुत्री हो सकता है कोई आपका छात्र हो सकता है कोई आपके पड़ोस में रहता हो। यदि आप देखते हैं कि परीक्षा के दिनों में कोई विद्यार्थी बहुत चुपचाप सा रहता है, बहुत अकेला रहता है, बहुत अपनी चीजों को साझा नहीं कर रहा है, उसकी दिनचर्या पहले से बिल्कुल बदल गई है, तो मुझे लगता है वो लक्षण है जिन्हें की पहचान करके उसके अभिभावक को, उसके शिक्षकों को और जो जागरूक नागरिक हैं उनको आगे आना चाहिए, उसे ढांढस बढ़ाना चाहिए कि बेटा यह अंतिम परीक्षा नहीं है, यह मात्र एक पड़ाव है, तुमने अपना सर्वोत्तम दिया है, आगे भी करोगे, इससे बेहतर करोगे, हम सब तुम्हारे साथ हैं, फिर से तैयारी कराएंगे। और मुझे लगता है कि उससे चीजें साझा कर ली गई, उसकी बातों को बाहर निकलवा लिया गया, वह हल्का हो गया, तो फिर अगले प्रश्न पत्र में वही विद्यार्थी और अच्छी तैयारी करके जाएगा और निश्चित रूप से अच्छे अंक प्राप्त करेगा और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी होगा। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि हर बच्चे का मानसिक स्तर कहें या बौद्धिक स्तर कहें तो वो एक जैसा नहीं होता है, सबका अलग अलग होता है और विषय भी पसंदीदा अलग अलग होते हैं। किसी को मैथ पसंद है तो किसी को हिंदी, तो कोई साइंस के प्रति ज़्यादा रुझान रखता है। अगर हम शिक्षा प्रणाली की बात करें सर, कि अभी सेमेस्टर सिस्टम चल रहा है, कोर्स को कुछ अलग तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाता है, पहले हमको पूरा कोर्स करना पड़ता था और अब परीक्षा का पैटर्न भी चेंज हो गया है। क्या कहीं ना कहीं ये तनाव को कम करने का कारण है? आपने बिल्कुल सही कहा कि जो आज परीक्षा प्रणाली में सुधार आ रहे हैं और विभिन्न शिक्षाविद इसको सुझाव को
सरकार को रिकमेंड कर रहे हैं और मान भी रहे हैं कि मूल्यांकन की प्रणाली आसान हो और वह इस तरीके से हो कि वह मात्र 3 घंटे में विद्यार्थी के द्वारा लिखे गए जो सामग्री है उसके आधार पर ही उसको तय न करे, बल्कि वर्ष भर जो वो कर रहा है। इसके लिए मध्य शासन स्कूल शिक्षा विभाग ने सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCLE शुरू किया है, जिसके मार्फत पूरे वर्ष भर बच्चे की गतिविधि देखी जाती है। CBSE बोर्ड में भी इसी प्रकार की व्यवस्था है कि उसके प्रोजेक्ट वर्क और अन्य कार्यों के आधार पर उसे अंक दिया जाता है। आगे चल के इसमें सेमेस्टर प्रणाली पर भी विचार किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं हमेशा बच्चों को इस बात के लिए कहता हूँ कि कई बार आपने देखा है सचिन तेंदुलकर 0 पे आउट होता है, कई बार आपने देखा है विराट कोहली पर 0 पर आउट होकर आ गया। इसका अर्थ यह नहीं है कि तेंदुलकर को क्रिकेट खेलना नहीं आता या कोहली सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज नहीं है। बात सिर्फ उस दिन की थी, बाकी तो उसके भीतर प्रतिभा है, उसने पहले दिखाई है, आगे भी दिखाएगा। तो कभी आपसे जब कुछ न बने ना तो यह ध्यान रखें कि मुझे लगता है कि मैं अपने विद्यार्थियों को हमेशा बोलता हूं कि जब बैट्समैन खेलता है तो एक बॉल जो आती है बस उस पर सर्वश्रेष्ठ करने का प्रदर्शन करता है, और एक वो छूट गया, विकेट कीपर की ग्लव्स में बॉल पहुंच गई, भूल जाता है क्या हुआ पिछली बॉल पर, आगे की बॉल फिर देखना शुरू करता है। बस यही है, यह पूरा जीवन है जहां आपको हर पल पर परीक्षाएं देनी है। आप तैयार रहें खुद को कि निरंतर परीक्षाएं देनी है, तैयारी करें, अच्छे से मेहनत करें, अपना सर्वोत्तम देने का प्रयास करें और फिर जो परिणाम आए उसे सहर्ष स्वीकार करें। ऐसे स्वीकार करें कि ये तो एक घटना थी, हो गई, बात खत्म हुई, आगे बढ़ना है, फिर से चलना है, फिर मेहनत करना है, फिर खड़े होना है। जी बिल्कुल, नेक्स्ट स्टेप के लिए फिर से तैयार हो जाएं और फिर से आगे बढ़कर तैयार रहें। तनाव प्रबंधन पर हम चर्चा कर रहे हैं। अभिभावकों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, शिक्षकों की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभिभावकों को इस दौरान किस तरह से अपने वातावरण को या अपने व्यवहार को परिवर्तित करना चाहिए और शिक्षकों की इसमें क्या भूमिका रहती है, तो उस पर भी हम चाहेंगे आप प्रकाश करें। ये आपने बहुत ही बढ़िया, जो मतलब मुझे लगता है तनाव प्रबंधन में इससे बढ़िया विषय नहीं हो सकता कि क्या करें अभिभावक। मुझे लगता है कई बार परीक्षा के दिनों में अभिभावक जो अतिरिक्त घर में शुरू करते हैं उससे भी बच्चे पर बहुत अधिक दबाव बढ़ता है। ऐसा माहौल बना दिया जाता है कि पेपर है, कोई बात नहीं करेगा, कोई पास नहीं आएगा और भाई उसको तो अलग रहने दीजिए। यह बिल्कुल ना करें, स्वाभाविक रहें, रोज करते थे वैसे करें। उसे अवसर दें खेलने कूदने का, उसे अवसर दें आपसे बात करने का, उसे अवसर दें कि पास बैठकर आपसे चर्चा करे। यह मात्र ऐसा नहीं कि एक दिन करने से कुछ होगा। तो सहज रहें, हर परिस्थिति को स्वीकार करें। हाँ, उसे अपना मेहनत करने दें, लेकिन उस किसी भी प्रकार से घर की गतिविधियों में और खान पान में इस प्रकार का परिवर्तन न करें जो कि उसे विशेष करने के लिए मजबूर करता हो। दूसरी ओर विद्यार्थी के उन दिनों में उसके अंदर हो रहे संवेगों के परिवर्तन को देखिए, वह किन किन परिवर्तनों से गुजर रहा है। कई बार आपको लगेगा परीक्षा के बाद आकर के वो आपसे कुछ कहना चाहता है। कई बार आपने छोटे बच्चों को देखा होगा कि वो जब स्कूल से आते हैं तो अपना बैग बुरी तरह से आके स्कूल एक कोने में फेंकते हैं घर में, माँ से आगे लिपट जाते हैं, सब कुछ वो कह देना चाहते हैं। वही स्थिति मुझे लगता है उस विद्यार्थी की होती है जो वो परीक्षा देकर के आता है। वो उसकी उस वक्त चाहता है कि मैं सब चीजें साझा कर लूं। आप बैठिए, उसकी बात सुनिए, साझा करिए और उसका मनोबल बढ़ाइए। कोई बात नहीं बेटा, जो आज एक प्रश्न नहीं हुआ ना, इसके छोड़िए, कल के पेपर की तैयारी करते हैं। आज जो हुआ सर्वोत्तम हुआ, उससे रोज की तरह साझा करें, रोज की तरह उसे अपनी दिनचर्या करने दें और उसे ऐसा दिखाएं कि हम सब हर परिस्थिति में उसके साथ हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात जो मैं हमेशा कहता हूं, अपने पुत्र पुत्री को यह एहसास कराएं कि महत्वपूर्ण परीक्षा नहीं बेटा, महत्वपूर्ण मेरे लिए तुम हो। बहुत बढ़िया बात है। आपका परिणाम महत्वपूर्ण नहीं है, आप महत्वपूर्ण हैं। परिणाम आपका एक घटक है, इसे सुधारा जा सकता है, इसे बदला जा सकता है, पर सबसे महत्वपूर्ण तो तुम खुद हो। जी, अगर सभी अभिभावक अपने बच्चों में इस तरह की बात को अगर उनके जहन में डाल देंगे तो कभी जो इस तरह की घटनाएं हमको गलत सुनाई देती हैं तो निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से बंद हो जाएंगी, क्योंकि उनमें एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, एक विश्वास आ जाएगा कि हम महत्वपूर्ण हैं और हमारा जीवन महत्वपूर्ण है। अगर वही हम शिक्षक की भूमिका की बात की जाए सर, तो शिक्षकों की क्या भूमिका रहती है? शिक्षक की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। मैं देखता हूं कि एक जो विद्यार्थी है, एक जो छात्र छात्रा है, वो जितना समय अपने माता पिता के साथ गुजारता है उससे कहीं अधिक समय शिक्षक के साथ गुजारता है।
और खासकर ये जो एज होती है जिसमें विद्यार्थी कक्षा 9 से कक्षा 12वीं तक अध्ययन कर रहा होता है, वह एक ऐसी आयु वर्ग से गुजर रहा होता है कि कई बार तो वह शिक्षकों में ही अपना रोल मॉडल ढूंढता है, उनसे जुड़ाव कर लेता है। जो चीज़ घर पर साझा नहीं कर पाता वह अपने उन शिक्षकों से साझा करता है जिन्हें वह सर्वोत्तम मानता है, जिन्हें वह अपना आदर्श मानता है। तो मैं शिक्षक साथियों से कहना चाहूँगा कि ऐसे विद्यार्थियों को अपने पुत्र पुत्री से भी अधिक जगह दें जिन्होंने आपको अपना आदर्श मान रखा है। आप प्रयास करें कि उन विद्यार्थियों की भरपूर सभी तरह की, आप पढ़ाई से संबंधित बात तो करेंगी और भी पूछें, बेटा घर में क्या चल रहा है और क्या है, आस पड़ोस में क्या है, कैसा महसूस कर रहे हो। तो जब आप उनसे सभी तरह की चीज़ें साझा करेंगे तो वो निश्चित रूप से वो कई बार आपसे वो चीज़ें भी साझा करेंगे जो कई बार अपने माता पिता से साझा नहीं कर पाते। और मैंने देखा है, खासकर जो बच्चे छात्रावास में रहते हैं, जो बच्चे अपने अभिभावकों से दूर रहते हैं, वो इसके लिए व्याकुल रहते हैं कि अपनी बात किससे साझा करें। और ऐसे जो बच्चे हैं उनके लिए शिक्षक एक आदर्श व्यक्ति हो सकता है, बशर्ते कि वह उस वक्त अपना शिक्षकत्व छोड़कर उनका मित्र बनकर जाए, उनके साथी बनकर के जाए, उनके साथ समय बिताए और उनको सुनने के लिए तत्पर रहे। तो मुझे लगता है शिक्षकों की इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है और वो अपने विद्यार्थियों को बहुत उच्चतम स्तर तक पहुंचाने में मदद कर सकते हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी तो इस दिशा में कार्य कर ही रहे हैं कि किस तरह से बच्चों को तनाव मुक्त किया जाए। क्या इस तरह के जो सेशन है या कार्यशालाएं, सेमिनार, जो भी हम उसको शब्द दे सकते हैं सर, क्या स्कूलों में और कॉलेज स्तर पे भी ये संचालित किए जाते हैं कि किस तरह से आप तनाव मुक्त रहकर परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं और अपने आप को अच्छी तरीके से तैयार करके परीक्षा दे सकते हैं? अभी हाल ही में हमने 29 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी को सुना है और हर सेशन उनका मैं सुनता रहा हूँ। निश्चित रूप से उनका जो मार्गदर्शन होता है वो न केवल विद्यार्थियों के लिए बल्कि अभिभावकों के लिए, शिक्षकों के लिए बहुत ही बहुमूल्य होता है। निश्चित रूप से उनकी अपनी एक प्रतिभा है। बट मुझे लगता है कि हम सभी को, खासकर विद्यालयों में प्राचार्य साथियों को, शिक्षक साथियों को ऐसे सेशन रहना चाहिए। हर नगर में, हर शहर में, हर गांव में ऐसे आपको लोग मिल जाएंगे जो ऐसे बच्चों के लिए कुछ मोटिवेशनल और कुछ उनको ऐसी बातें राह दिखा सकते हैं जिनसे कि वो बच्चे प्रेरणा पा सकते हैं। तो परीक्षा के जो समय है उससे 1 महीने पूर्व इस प्रकार के सेशन कराया जाना बहुत आवश्यक है। मैं रिकमेंड करूंगा कि ऐसे प्राचार्य जिनके पास यदि उपलब्ध हो तो वह अवश्य ऐसे साथियों को विद्यालय में आमंत्रित करें जो मनोवैज्ञानिक रूप से और जो मोटिवेशनल रूप से बच्चों को प्रेरित कर सके। कई बार उनकी कही हुई एक बात कई विद्यार्थियों का जीवन बदल देती है। तो बोला हुआ एक शब्द यदि किसी विद्यार्थी का जीवन बदल पाया, उसे हताशा निराशा से बाहर ला पाया, तो मुझे लगता है कि वह कार्यक्रम की सफलता है। इस बात की चिंता बिल्कुल न करें कि इस बात का असर कितने विद्यार्थियों पर पड़ेगा। मैं हमेशा सोचता हूँ यदि एक पर भी पड़ेगा तो करना सफल हुआ, क्योंकि किसी एक का जीवन हमने बचाया, किसी एक को अवसाद से बाहर लाया, किसी एक के जीवन में आनंद और उल्लास भर पाया, तो हमारे लिए यह इससे सुनहरा अवसर नहीं हो सकता। क्या तनाव का कारण जो आधुनिक दौर में इंटरनेट वगैरह चल रहा है, टीवी पे देखिए प्रोग्राम्स हैं या बच्चों के कुछ और भी जो रुचि रहती है जिस पे ज़्यादा आकर्षित बच्चे हो रहे हैं इसमें, तो क्या ये भी कारण हो सकता है कि परीक्षा पे या पढ़ाई पे उस तरह से ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे हैं जिस तरह से करना चाहिए? ये आपका बिल्कुल अच्छा प्रश्न है और मुझे लगता है कि तनाव के बहुत सारे कारणों में ये कारण भी सब थोड़ा थोड़ा अपना भूमिका अदा करते हैं। क्योंकि जो आपकी एकाग्रता है, जो आपका परिश्रम है, उसको ये सब विपरीत रूप से प्रभावित करते हैं। जी। आप देखिए कि मैं देखता हूँ आज के बच्चों को कि जो बहुत ज़्यादा मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं, ताज्जुब होता है मुझे। हर मिनट पर, हर 5 मिनट पर उनको लगता है मोबाइल में कुछ आया हुआ, फिर से देखना है, फिर से देखना है। ये क्या है? ये धीरे धीरे उनकी आदत बन जाती है, जबकि कुछ प्रकृति में ऐसा नहीं होता जो आपको बहुत जल्दी ऐसा लगता हो कुछ घटित हो रहा है। हाँ, इससे पहले भी जीवन चलता था, इससे पहले भी लोग रहते थे, इससे पहले भी लोग सुखपूर्वक रहते थे। बिल्कुल। तो मेरा ऐसा मानना है कि आज की जो दिनचर्या है उसने भी एक अतिरिक्त भूमिका अदा की है और तनाव बढ़ाने में, क्योंकि वह आपको जो आपके कार्य करने के घंटे हैं, जो परिश्रम के घंटे हैं, उनको कम करता है। दूसरी ओर आपकी एकाग्रचित्तता को कम करता है, जो सबसे बड़ा कारण है कि आप जितनी देर विचलित होते हैं, जितनी जगह आपका ध्यान होता है। मैं हमेशा अपने विद्यार्थियों को कहता हूं कि आपके भीतर ऊर्जा एक नियत मात्रा में है,
अब आप उसे जितनी ज़्यादा दिशाओं में लगाएंगे, निश्चित रूप से परिणाम उतना ही कम आएगा। यदि आपने उसे, जितने भी जो महान लोग हुए, वह सबके भीतर कोई एक मूल कारण मुझे नज़र आता है, तो मुझे उनकी एकाग्र चित्तता नज़र आती है। वो सब वो लोग थे जिन्होंने अपने पूरे श्रम को, अपनी पूरी साधना को एक क्षेत्र में लगा दिया, पूरा जीवन एक लक्ष्य प्राप्ति के लिए लगा दिया। चाहे वो लक्ष्य देश प्राप्ति हो तो वो आज शहीद कहलाते हैं, वो लक्ष्य यदि आध्यात्मिक हो तो वो संत कहलाते हैं, वो लक्ष्य यदि रिसर्च का हो तो वो आज वैज्ञानिक कहलाते हैं। बट दुनिया में जितने भी महान लोग बने, मुझे लगता है वो सब वो थे जो एक लक्ष्य के प्रति समर्पित थे और एकाग्रचित्त थे। जी, जैसा कि हम कहते हैं कि बच्चे प्रॉपर नींद लें, डाइट में अपनी सुधार करें, अपनी सेहत का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, ताकि परीक्षा को आप अच्छे से दे सकें और मतलब कह सकते हैं कि खुश दिल से या प्रसन्न चित्त होकर आप अपनी परीक्षा में मन लगा सकें। और ऐसे क्या टिप्स हो सकते हैं सर जो हम अपने बच्चों को दें और जिनका पालन करके अपने परीक्षा में तनाव को महसूस ना करें? दो चीज़ों पर मैं चाहूँगा कि अभिभावक विशेष रूप से ध्यान दें, खासकर परीक्षा के समय में। एक भोजन जी, भोजन परीक्षा के दौरान इस प्रकार का घर में बने कि जो सुपाच्य हो, हल्का हो और पौष्टिक हो। दूसरी ओर ये कि नींद तो लेनी ही होगी और पर्याप्त नींद लेनी होगी, गहरी नींद लेनी होगी। जब तक आप नींद नहीं लेंगे, हमारे यहाँ तो या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता, तो नींद से ही तो आप तरोताजा होते हैं, नींद से ही तो आपकी एकाग्रचित्तता बढ़ती है, नींद से ही तो आप अच्छा सोचने के लिए तैयार हो पाते हैं। मैं अपना एक व्यक्तिगत आपको अनुभव शेयर करना चाह रहा हूँ। कई बार अपनी दिनचर्याओं में कोई ऐसा कठिन विषय आता है, उस विषय पर कुछ सोच के निर्णय लेना होता है, तो मैं अनुभव करता हूँ कि वो उस वक्त ध्यान में नहीं आता, किंतु जब मैं अच्छी नींद लेकर सुबह उठता हूँ और फिर विचार करता हूँ तो वो समस्या बहुत छोटी सी नजर आती है, तुरंत आता है इसको तो ऐसे हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप शांत रहें, प्रसन्न रहें, आनंदित रहें। आप देखिए तब आपके भीतर वो सारे विचार आ जाएंगे जो कि आप किन्हीं भी क्षेत्र में सोचना चाहते हैं, वहाँ आपको हल निकालेंगे, हल ढूंढेंगे और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर देंगे। जी बिल्कुल, यानी उचित जीवन दिनचर्या या दिनचर्या कहें, उचित प्रबंधन कहें जीवन का, वो भी बहुत आवश्यक है परीक्षाओं के लिए। जैसा कि सर हम देख रहे हैं, तो हम बच्चों की बात कर रहे थे, बड़े बच्चे आजकल, छोटे बच्चे भी परीक्षा को लेकर एक फेयर सा महसूस करते हैं, डर महसूस करते हैं। नन्हे मुन्ने से बच्चे हैं, पहली और दूसरी क्लास के, और हालांकि देखा जाए तो स्कूल का जो टाइमिंग है या उनकी दिनचर्या की बात की जाए तो स्कूल से आना, फिर कोचिंग के लिए जाना, खेल कूद के लिए प्रॉपर समय ना मिल पाना, फिर स्कूल का होमवर्क करना, कोचिंग का होमवर्क करना, बहुत सारा प्रेशर भी बच्चों पर पड़ रहा है। तो क्या ये भी कहीं ना कहीं एक मानसिक तौर से बच्चे को परेशान करता है? मुझे लगता है कि आपने भी देखा होगा, हम सब भी देखते हैं, किसी से भी पूछा जाए जीवन का सबसे सुनहरा पल कौन था, जी, तो मुझे लगता है आप भी इससे सहमत होंगे कि बचपन से अच्छा कुछ बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। सब याद करते हैं कि काश वो बचपन फिर से आ जाए, जहाँ कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई सीमा नहीं, सब अपना है, सब सबका है। इस भाव से हम चलते हैं, इस भाव से हम रहते हैं। और आज का जो बच्चा है उस पर, बच्चा तो बच्चा है, वो वैसे ही रहना चाहता है, खुश रहना चाहता है, मस्त रहना चाहता है, आनंदित रहना चाहता है और उसी से सीखना चाहता है। दो चीज़ें इसमें मैं अपनी ओर से कहना चाहता हूँ। एक तो लोगों को ये भ्रम है कि बच्चे को हम सिखाएंगे। कई बार पालकों को, अभिभावकों को, शिक्षकों को ये लगता है कि हमने नहीं सिखाया तो बच्चा कैसे सीखेगा, शायद ये भ्रम है। मुझे लगता है कि बच्चा तो स्वाभाविक रूप से सीखता है, और जो वो स्वाभाविक रूप से सीखता है वही उसका स्थायी सीखना होता है। जी, हर घटना से सीखता है, देखकर सीखता है, सुनकर सीखता है, अनुभव करके सीखता है। सीखने की प्रक्रिया उसकी निरंतर चल रही है, उसके लिए आप चिंता न करें, बिल्कुल चलती है, बहुत अच्छी चलती है और अपने आप चलती है, आराम से चलती है। बस हम सबका जो मुझे लगता है भूमिका होनी चाहिए, वो होनी चाहिए उचित अवसर देने की, उचित वातावरण देने की, कि उस वातावरण में वो सीख पाए, उसको अवसर प्राप्त हो सके, वो उसे मिल जाए। और दूसरी ओर तो कई बार पालक, अभिभावक, जो माँ और पिता हैं, वो जो खुद नहीं कर पाए वो अपने बच्चे से कराना चाहते हैं, तो वो जो दबाव रहता है वो निश्चित रूप से उस बाल मन को प्रभावित करता है। बिल्कुल प्रयास ना करें कि जो मैं नहीं कर पाया वो अपने बच्चे से कराऊंगा। मैं एक अलग ईश्वर का अंश था, वह बच्चा एक ईश्वर का अलग अंश है, उसको
प्रस्फुटित होने दीजिए, पल्लवित होने दीजिए। पता नहीं वो जाकर के क्या बनने वाला है। हम सबका तो काम एक माली की तरह है कि उसको सहेजेंगे, पानी देंगे, खाद देंगे, जो उसके भीतर होगा वो कुरबुराएगा, वो खुद ब खुद बाहर आएगा, अपने आप वो बड़ा बन जाएगा। उसकी फिक्र न करें, बस अपनी भूमिका अदा करें। जी, यानी बच्चे को अच्छा वातावरण दें और जो उसका मन है, जिस तरह से पढ़ाई को बोझ ना समझते हुए वो अपनी आदत बनाए और अपना शौक बनाए कि हाँ मुझे पढ़ना है, और इसमें दिलचस्पी लाए पढ़ाई के प्रति। इतना हमें बच्चों को भी इंक्रीज करना चाहिए। जैसा कि हम देखते हैं सर कि बहुत सारे वर्किंग पेरेंट्स हैं आज, या यूँ कहें कि माता पिता दोनों जॉब पर रहते हैं, बच्चे कोचिंग करते हैं लेकिन अपने आप से भी पढ़ाई करते हैं। तो कहीं ना कहीं उन वर्किंग पेरेंट्स के लिए भी मैं कुछ संदेश आपके माध्यम से चाहूँगी कि वो किस तरह से अपने बच्चे के साथ अपना मैनेजमेंट स्थापित करें। ये भी बहुत आपका समीचीन ही विषय है, क्योंकि आज समय बदला है और आज बेटी बेटियां सब जॉब कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से जब दोनों जॉब करेंगे तो वो समय उस बाल मन के लिए कैसे हमें प्रबंधन करना चाहिए, उस पर हमें विचार करना होता है। और मुझे लगता है इस दिशा में हो सकता है आज की पीढ़ी को कितना यह अपीलिंग लगेगा मुझे नहीं पता, बट मैं कहना चाहूँगा कि आपके बच्चे के लिए आपके दादी दादा, आपके नानी नाना के अलावा कोई भी भला नहीं हो सकता। तो थोड़ा आपको परेशानी हो सकती है, थोड़ा आपकी सीमाओं पर रोक लग सकती है, किंतु अपने बच्चे के हित में प्रयास करें कि उस बेटे के लिए, उस बेटी के लिए हो सके तो दादा दादी घर में रखें, हो सके तो नाना नानी घर में रखें। तब तक जब तक आप कार्य पर जाएंगे तब तक वो उन बुजुर्गों के साथ रहेगा, वह उनसे अपना पूरा दिन व्यतीत करके न केवल रिचार्ज होगा बल्कि बहुत कुछ सीखेगा। उनके अपने अनुभव है, उनका शरीर जरूर काम नहीं कर रहा होगा पर उनके अनुभव काम कर रहे होंगे। उनके जो अनुभव से वो सीखेगा वह बहुत बड़ा बनेगा, बहुत आगे जाएगा। और यह बात जरूर दृढ़ से रखें कि उस छोटे से बच्चे के लिए मुझे लगता है दादा दादी नाना नानी से भला कोई नहीं हो सकता। तो प्रयास करें कि आपका जो परिवार है उसमें उनके लिए भी स्थान हो, वो रहें। यदि संभव न हो सके, कई स्थितियों में ऐसा भी नहीं कि दूर होता है और पारिवारिक परिस्थितियाँ स्थिति इस प्रकार की होती है कि ऐसा संभव नहीं हो पाता, तो उस दिशा में भी आप सुनिश्चित करें कि जो वेल नोन है, जो कि मनोविज्ञान पर कार्य कर चुके हैं, ऐसे संस्थानों पर भरोसा करें, वहाँ अपने बच्चे को दें, क्योंकि वो आपका भविष्य है। वह एक राष्ट्र का महत्वपूर्ण नागरिक है, उसके लिए पूरे वो अवसर उपलब्ध हों, इसके लिए बहुत चिंता करना चाहिए। और मुझे लगता है वो अभिभावक की एक जिम्मेदारी है कि किस प्रकार से उस बच्चे के लिए व्यवस्था करे, खासकर उस समय में जब वह नहीं है। जी। एक अपेक्षा कई बार मेरी सरकार से भी रहती है, मुझे संस्थानों से भी रहती है कि वह अपने यहाँ भी इस प्रकार की व्यवस्था करे कि जो छोटे बच्चे हैं उन्हें जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, वो अपने साथ ला सकें। जी। संस्थानों में झूला बढ़िया, संस्थानों में भी ऐसी व्यवस्था हो कि वहाँ बच्चे आनंदित होकर के अपना रह सकें, खेल कूद सकें। जी, ताकि पेरेंट्स भी जो है वो खुश रहेंगे, पेरेंट्स बच्चा भी खुश भी उनको रहेगा, देखकर बच्चा भी भी खुश रहेगा। खुश बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और तमाम जानकारियां आपने हमारे श्रोताओं को दी कि किस तरह से पेरेंट्स भी, शिक्षक भी और बच्चे भी अपना पूरा टाइम और अपनी दिनचर्या सब मैनेज करके, सबका प्रबंधन करके किस तरह से तनाव मुक्त वातावरण में परीक्षा दे सकते हैं। और सिर्फ यही परीक्षा नहीं, जीवन के हर पड़ाव में जो हम परीक्षा देते हैं उसके लिए भी आपने टिप्स दिए कि किस तरह से उन्हें जीवन के लिए भी तैयार रहना चाहिए, ताकि आगे जो चुनौतियां आती हैं अपने आप को उसके लिए तैयार कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि श्रोताओं, आज आपने सुना कार्यक्रम में हमारा विषय था परीक्षा के दौरान तनाव प्रबंधन, और चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में थे शासकीय सुभाष उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय भोपाल के प्राचार्य श्री सुधाकर पाराशर जी। तो आज इस कार्यक्रम में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले अंक में नए विषय के साथ। तब तक के लिए इस कार्यक्रम से आप सभी को नमस्कार।